नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, जो मीडिया एंकर लोकसभा चुनाव के नतीजों को अब भी पीएम मोदी की जीत बता रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि मोदी सरकार बनने वाली है, विपक्ष बेवजह खुश हो रहा है। उन्हें महाराष्ट्र पर जरा नजर दौड़ानी चाहिए कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा देने की पेशकश कर दी। इसके अलावा खबर यह सामने आई कि शिंदे गुट के कई सांसद उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं। और अब खबर क्या सामने आ रही है, संजय राउत क्यों कहते हैं कि इंडिया गठबंधन भी सरकार बनाने की फिराक में है, पिक्चर अभी बाकी है। चंद्रबाबू नायडू पर क्या बयान दिया है संजय राउत ने, पूरी कहानी आपको बताते हैं। पहले महाराष्ट्र की खबर आपको दिखाते हैं कि महाराष्ट्र में किस तरह का घमासान मच गया है। यह खबर आप देखिए, महाराष्ट्र में बड़ी हलचल। शरद पवार के संपर्क में अजीत गुट के 12 से 15 विधायक। यह दावा किया जा रहा है कि अजीत पवार गुट के 12 से 15 विधायक अब शरद पवार के पक्ष में है, क्योंकि विधानसभा चुनाव आने वाला है और सबको लगता है कि जो गठबंधन है, कांग्रेस, शिवसेना और शरद पवार का जो गठबंधन है वो भारी पड़ सकता है। लोकसभा चुनाव के नतीजे यही दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव में तो मोदी के नाम का वोट भी मिल गया होगा, लेकिन महाराष्ट्र के नेताओं से कितनी नाराजगी है, देवेंद्र फडणवीस से कितनी नाराजगी है, खुलकर अब शिंदे गुट के भी कुछ नेताओं के बयान सामने आए हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने जो अहंकार दिखाया, जो बीजेपी नेताओं ने अहंकार दिखाया, चुनाव में उसका नुकसान हुआ है। इसीलिए भगदड़ मचने के आसार दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह की खबर महाराष्ट्र से सामने आ रही है। वहीं देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की पेशकश को लेकर संजय राउत क्या कहते हैं। संजय राउत अनुमान लगा रहे हैं कि यह दरअसल महाराष्ट्र से लेकर यूपी का कनेक्शन है। क्या कहते हैं संजय राउत? संजय राउत देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे को लेकर कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफा देने का प्रस्ताव योगी आदित्यनाथ पर दबाव बनाने का एक कदम है। अगर महाराष्ट्र में फडणवीस के नेतृत्व में भाजपा हारी है तो उत्तर प्रदेश में भी योगी के नेतृत्व में हारी है, इसीलिए फडणवीस इस्तीफे की बात कर रहे हैं। यानी संजय राउत इस बात की आशंका जता रहे हैं कि अगर लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफा होता है तो फिर योगी पर भी दबाव बन जाएगा कि वो भी इस्तीफा दें, और इसीलिए सारे कदम उठाए जा रहे हैं। यह दावा किया है संजय राउत ने। दोस्तों, इसके अलावा आरएसएस को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। संजय राउत आरोप लगाते हैं कि मोदी शाह ने आरएसएस को भी कमजोर किया है और आरएसएस भी नाराज है। क्या बात की संजय राउत ने, जरा देखिए। संजय राउत कहते हैं कि मोदी शाह ने सत्ता में रहते हुए संघ को खत्म करने का काम किया, आरएसएस का महत्व कम करने का काम किया। यह सब हमारे सामने हुआ है। सभी संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने का काम भी मोदी जी ने किया। तो संजय राउत आरोप लगाते हैं कि आरएसएस को कमजोर करने का काम किया है मोदी शाह ने। जेपी नड्डा का एक बयान भी आया था कि अब तो हम आरएसएस के बिना भी काम चला सकते हैं। पहले संगठन उतना मजबूत नहीं था, अब आरएसएस के बिना भी काम चल सकता है। इसीलिए कई लोगों का मानना है कि आरएसएस के बड़े नेता भी बीजेपी से नाराज हैं, जेपी नड्डा और मोदी से नाराज हैं, ये दावा करते हैं विपक्षी नेता। वहीं संजय राउत से जब सवाल किया गया कि क्या नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो क्या आप एनडीए में जा सकते हैं, क्या ऐसा कुछ हो सकता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कल बहुत सारे पत्रकारों ने भी इस बात को उठाया था। नाविका कुमार ने तो बाकायदा ब्रेकिंग न्यूज चला दी थी। बहुत सारे बीजेपी प्रवक्ताओं ने उद्धव ठाकरे पर डोरे डालते हुए कहा था कि उद्धव ठाकरे नाराज हो गए हैं, मीटिंग में नहीं आ रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद पिक्चर आई कि संजय राउत पहुंच गए हैं। दरअसल उद्धव ठाकरे की तबीयत खराब थी, उसी बात को मुद्दा बना दिया। बीजेपी प्रवक्ताओं और मीडिया ने यह खबर शायद इसलिए उड़ाई थी ताकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ज्यादा भाव न खाएं और यह संदेश जाए कि देखिए, आप जाएंगे तो उद्धव ठाकरे हमारे साथ आ सकते हैं, उनकी 9 सीटों के साथ हमारा बहुमत बना रह सकता है। शायद ऐसी रणनीति के तहत ऐसी खबरें उड़ाई जाती हैं। लेकिन संजय राउत ने इस सवाल पर साफ कर दिया कि मोदी प्रधानमंत्री बने या नितिन गडकरी प्रधानमंत्री बने, हम इंडिया गठबंधन में बने रहेंगे, हम महाविकास अघाड़ी के साथ बने रहेंगे। और ये बचकाना बातें हैं दोस्तों। जब महाराष्ट्र में चुनाव होना है, जब माहौल पक्ष में होने लगा है, तो आखिरकार शिवसेना ऐसा आत्मघाती कदम क्यों उठाएगी। इसीलिए संजय राउत ने साफ कर दिया कि हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाने वाले हैं। हमारा संकल्प है मोदी को हराना, मोदी की सरकार ना बनने देना। अगर सरकार बनती भी है तो ज्यादा चलेगी नहीं, यह संजय राउत ने दावा किया है। अब आपको बताते हैं कि चंद्रबाबू नायडू को क्या कहते हैं संजय राउत। संजय राउत कहते हैं कि सभी संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने का काम भी मोदी जी ने किया। यह बात 2019 में सबसे पहले चंद्रबाबू नायडू ने बोली थी। अभी चंद्रबाबू नायडू उनके साथ हैं, हमारी उनको शुभकामनाएं हैं, यह कहते हैं संजय राउत। आगे इंडिया गठबंधन की सरकार बनने को लेकर क्या हथियार डाल दिए गए हैं। जब सवाल किया जाता है कि क्या अभी पिक्चर बाकी है, तो संजय राउत क्या कहते हैं पत्रकारों को। संजय राउत कहते हैं कि वेट एंड वॉच, देखते रहिए आगे आगे क्या होता है, आगे बहुत कुछ होने वाला है। मैं तो यह भी कहूंगा पिक्चर अभी बाकी है, यह कहूंगा कि पिक्चर अभी शुरू हुई है।
हमने विपक्ष में बैठने का मन नहीं बनाया है। जनता ने हमें जो मैंडेट दिया है इस बार, वो विपक्ष में बैठकर हमले करो या फिर मेजे थपथपाओ, इसके लिए नहीं दिया है। हमें भी मैंडेट दिया है मोदी जी को हटाने का, सरकार बनाने का। और जब हमें लगेगा कि यह अच्छा मौका है, हम उस बारे में कदम आगे बढ़ाएंगे। तो ये संजय राउत दावा करते हैं कि जब हमें लगेगा कि अब हमारी सरकार बन सकती है, तो उस सूरत में हम कदम आगे बढ़ाएंगे। मौका मिलेगा तो सरकार बनाने का चौका मार देंगे। दोस्तों, फिलहाल इंडिया गठबंधन की रणनीति ये दिखाई दे रही है कि अपील करते रहें, ये संदेश देते रहें कि हमारे दरवाजे चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार जैसे नेताओं के लिए खुले हैं। अगर वो चाहें तो आ सकते हैं, उन्हें मान सम्मान मिलेगा और बहुत सारे पद भी मिल सकते हैं। सारे ऑफर इंडिया गठबंधन ने खुले रखे हैं। लेकिन फिलहाल चूंकि नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू की तरफ से ऐसी कोई पहल सामने नहीं आई है, अभी मंत्रालयों का बंटवारा भी नहीं हुआ है, ऐसे में अगर कोई नाराजगी दिखती है तो फिर हो सकता है इंडिया गठबंधन कोशिश शुरू करे। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की तरफ से फिलहाल यह दिखाई दिया है कि उन्होंने साफ किया है कि वो एनडीए में बने रहेंगे। तो कोशिश करके किरकिरी नहीं कराना चाहता इंडिया गठबंधन। इंतजार करना चाहता है कि जब मुद्दों पर बात आएगी, जब नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू नाराज होंगे, किसी बात पर अड़ जाएगी, तब इंडिया गठबंधन सरकार बना सकता है, बीच में भी सरकार बन सकती है। तो इसी बात का इंतजार शायद इंडिया गठबंधन के नेताओं को है। और इस बात का भी इंतजार है कि जैसे महाराष्ट्र में जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, जैसे कुछ सांसद उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं, अगर वो सांसद साथ आते हैं, भगदड़ मचती है, महाराष्ट्र के क्या चुनाव परिणाम आएंगे, हरियाणा के क्या चुनाव परिणाम आएंगे, उन पर भी डिपेंड करेगा कि देश में आगे की राजनीति किस तरफ जाएगी। मोदी मैजिक की जो बातें होती थी वो फिलहाल खत्म होता दिखाई दे रहा है। अगर विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी बुरी हारती है तो सहयोगी भी साथ छोड़कर आ सकते हैं, इस बात की उम्मीद इंडिया गठबंधन करता है। इसीलिए समय का इंतजार करने की रणनीति बनाई गई है। संजय राउत ने दावा किया कि पीएम मोदी गठबंधन में लंबी सरकार नहीं चला पाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के साथ कई मुद्दों पर टकराव है। चाहे मुस्लिम आरक्षण की बात हो, चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों को आरक्षण देने के हिमायती हैं, 4% आरक्षण देने का वादा भी किया है। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर नीतीश कुमार के साथ गहरे मतभेद हैं। और भी कई मुद्दे हैं, जैसे कि कॉमन सिविल कोड है, उसके मुद्दे पर भी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को साथ लेकर चलना आसान नहीं होगा। जिस तरह के दावे किए जा रहे थे कि 100 दिन की सरकार में ही पीएम मोदी सबके लिए समान आचार संहिता लागू कर देंगे, कॉमन सिविल कोड लेकर आएंगे, तो इस तरह की बातें भविष्य में आसान नहीं है। और यही उम्मीद करते हैं इंडिया गठबंधन के नेता। और इसी बात को लेकर एक खिड़की खुली भी रखी है। चंद्रबाबू नायडू की बहुत सारी दोस्ती है इंडिया गठबंधन में। अखिलेश यादव के साथ अच्छी दोस्ती है। स्टालिन के साथ कल मुलाकात की थी, जिसकी तस्वीर सामने आई तो खलबली मच गई कि रात में पता नहीं क्या बात हो गई। हालांकि औपचारिकता वाली मुलाकात कही जा रही है, लेकिन पर्दे के पीछे क्या बातचीत होती है वो तो स्टालिन और चंद्रबाबू नायडू ही बता सकते हैं। आप संजय राउत के ऐसे बयान को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।